तो चैप्टर नंबर 7 में हमने मेजर टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर लिए थे। एक दो टॉपिक खाली रह गए हैं, उनको आज कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट क्लास में हमने सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स की डेवलपमेंट के लिए किस तरह इंश्योर की जाती है, किस तरह ICI टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। हमने देखा था कि यू कैन प्रेडिक्ट द behavior of the hardware as well as a software, but you cannot predict the development, the behavior of human behavior। ठीक है, आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह से वो जो है वो ऑपरेट करेगा, किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, या ह्यूमन ऑफनली मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो आपने डिज़ाइन को इस तरह से बनाना होता है कि वो लेस कॉम्प्लेक्स हो, और दूसरा ये है कि वो इजीली जो है ऑपरेटेबल हो। इसके अलावा हमने देखा था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, इन्वर्जन, प्रोग्रामिंग एंड रिडंडेंसी। तो ये 3-4 टॉपिक हमने कल के लेक्चर में कवर अप किया था। रिडंडेंसी के अंदर आपके पास देयर इज़ अ रेड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जिसके ऊपर जो है वो डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए वो यूज़ होती हैं। इसके अलावा जब कोई वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर आता है इस तरह, या सिस्टम डाउन जाता है, तो आपके पास जो है वो आपका सिस्टम जो है बैकअप के तौर पे आपने जो है उसका बैकअप रखा होता है। यू हैव मल्टीपल इंटरचेंजेबल कंपोनेंट्स। आपके पास अगर IT से रिलेटेड चीज़ है तो आपके पास जो है वो एक पूरी डिस्क इमेज होती है अपने सिस्टम की। तो उस डिस्क इमेज को फिर आप जो है वो यूटिलाइज करते हो इन केस ऑफ द मेन सप्लाई कट ऑफ। जब आपका मेन जो सर्वर है वो अगर कट ऑफ हो जाता है, तो आपको जो रिज़र्व सर्वर है, जो आपने अपनी सिस्टम की इमेज रखी होती है, उससे फिर यूज़र को जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जाता है। यानी यूज़र को ये पता नहीं लगता कि जो ओरिजिनल सिस्टम है वो डाउन जा रहा है। रेड के अंदर हमने देखा कि स्मॉल साइज़ कैपेसिटी डिस्क होती हैं। ये स्मॉल साइज़ कैपेसिटी डिस्क के इस्तेमाल की वजह यह है कि अगर एक डिस्क कोई फेल कर जाती है, या उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन हम करना चाहते हैं, तो पूरे सिस्टम को होल्ड करना ना पड़े। ठीक है, इजीली आप उस डिस्क को रिमूव करके नई डिस्क इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिडंडेंसी की फिर हमने एग्जांपल देखी न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर प्लांट की। इन्वर्जन प्रोग्रामिंग हमने देखा। व्हाट इज़ इन्वर्जन प्रोग्रामिंग? आपके पास जो है वो यू हैव रिडंडेंट, ठीक है, रिडंडेंट लॉजिक्स टू सॉल्व द सेम प्रोग्राम। आपके पास डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स होती हैं, एक जो कि एक ही रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर रही होती है, एक ही प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही होती है। इसका मकसद ये होता है इस्तेमाल करने का कि अगर सपोज़ ऑपरेटिंग कंडीशंस चेंज होते हैं, तो एक हमारा जो सेट ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन है या एक एल्गोरिदम है, वो अगर उस जो ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो दूसरा जो है वो अवेलेबल हो। अगर दोनों रिज़ल्ट, अगर 2 या 3 हमारे पास इस किस्म की इन्वर्जन प्रोग्रामिंग हुई हुई है, तो तीनों का रिज़ल्ट हम जो है वो एक वोटिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हुए उस वोटिंग एल्गोरिदम से चूज़ करते हैं। तो जो मोस्ट जिसे कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट रिज़ल्ट, उसका वोट ज़्यादा होगा और उस रिज़ल्ट को चूज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर हमने रिलायबिलिटी देखी कि रिलायबिलिटी का स्टैंडर्ड क्या है। व्हाट इज़ द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड? 99.9% का मतलब क्या है कि देयर इज़ अ चांस आउट ऑफ 1000 कि ये सिस्टम एक दफ़ा लाइफ टाइम के अंदर जो है वो फेल करेगा। फिर हमने देखा कि रिलायबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होती है। अगर सिस्टम है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट की 99.9% रिलायबिलिटी है, तो उसकी जो ओवरऑल जो सिस्टम, जब हम कंबाइनली सिस्टम को जो है सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जमा करेंगे और एक सिस्टम इमेज की फॉर्म में हमारे पास एक पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप होके आएगा, तो उसकी ओवरऑल जो रिलायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, 93.8% हो जाएगी। अच्छा,
ज़्यादातर जो डिज़ाइनिंग सिस्टम इंजीनियर होते हैं या सिस्टम इंजीनियर होते हैं, उनका गोल जो होता है वो अचीव करना होता है 5 डिजिट्स रिलायबिलिटी गोल, यानी 99.999% रिलायबिलिटी को वो अचीव करते हैं, विच जो कि हमें ट्रांसलेट करता है कि जी ये सिस्टम जो है अगर 24/7 ये ऑपरेट हो 365 डेज, तो ये जस्ट इसका जो डाउन टाइम आएगा, अगर इसका कैलकुलेट करें डाउन टाइम, तो वो जस्ट 5.26 मिनट्स ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स? जो ISO है हमारे पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमें जो है कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस की कुछ हमें टेक्निक्स बताती हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। जो भी उन सर्टिफिकेशंस को अचीव करना चाहता है तो उसको अपना जो लेवल है उसको जो भी उसकी जो है वो वर्किंग कंडीशन या ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, उसको उस लेवल तक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। सो ISO जो है हमारे पास 1947 के अंदर जो है वो फाउंड हुई थी। अच्छा, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज फॉर 101 कंट्रीज, सॉरी 161 कंट्रीज। 161 कंट्रीज का एक स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्डाइज बॉडी है। 161 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और इसी से ही अपनी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करते हैं। शायद ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसकी उसको फॉलो करती हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स को, तो डिफरेंट किस्म की सीरीज़ हैं, सर्टिफिकेशन की डिफरेंट किस्म की सीरीज़ है जो कि ISO प्रोवाइड करता है। 9000 सीरीज़ भी उन सीरीज़ में से एक है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को जो है वो डिफ़ाइन करती है, ISO 9000 सीरीज़, ठीक है। इसको 9000 सीरीज़ जो लॉन्च हुई थी वो 1988 में हुई थी। अच्छा, 9001 जो फैमिली ऑफ ISO सर्टिफिकेशन है, इसका जो मेन काम है वो क्या है? इट मेंटेन्स और सर्व्स द गाइड एंड प्रोवाइड what are good quality products, what are good quality services, and what is a good management, what is a quality management। quality management क्या है? इसके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं। what are the quality services and products, जो कि आप बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो यू कैन एक्सपेक्ट देम फ्रॉम देम, ठीक है। अगर वो 9001 सर्टिफाइड है तो इसका मतलब है its operating conditions are according to the quality, its product are according to the quality, its services and overall management of the quality, they are maintaining the quality standard of the product, ठीक है, if it is ISO 9001 certified। सो ISO 9001 सर्टिफाइड 2008 के अंदर जो है वो एक स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो उसको इन्फोर्स किया गया था। इट इज़ द ओनली स्टैंडर्ड इन ISO 9001 फैमिली फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सर्टिफाइड। 2008 के अंदर फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको एक स्टैंडर्डाइज वे में डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसको उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको डिफाइन किया गया था, मज़ीद एलेबोरेट किया गया था, ठीक है। तो भी ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी को 3 जो है वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। पहली, अपने जितने भी सारे प्रोसीजर्स वो फॉलो करते हैं वो उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रहे हो। देयर इज़ अ रिटन फॉर्म of all the procedures they have been following throughout their product development life cycle। जितने भी प्रोसीजर्स वो फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, उनको एक रिटन फॉर्म में वो बताएं, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंटेड वे में रिप्रेजेंट करें। अच्छा, जितने भी प्रोसीजर्स वो लोग यूज़ करते हैं क्वालिटी, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें हो या एक डिफाइंड स्टैंडर्ड हो उनका,
तो उन प्रोसीजर्स को जस्ट वो एक डॉक्यूमेंटेड वे में रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि उन प्रोडक्ट्स उन स्टैंडर्ड्स को खुद वो फॉलो भी कर रहे हों. दे शुडंट बी जस्ट representing them the standards, the procedures in the written form, just written form में नहीं, बल्कि उन प्रोसीजर्स को वो साथ साथ फॉलो भी कर रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा अपना एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट भी करवाएं. ऑडिट ये करवाएं कि अपने पूरा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके अंदर जितने भी स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से उसको प्रूफ करवाएं कि यस this organization, this particular organization is following all the procedures that they have written in their documentation. वो उनको फॉलो कर रही है. वो ऑडिटर जो होगा वो उसको और कंपनी को सर्टिफाई कर रहा होगा. सो ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं. अगर कोई भी कंपनी जो है ISO 9001 सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहती है तो दे विल हैव टू मीट दीज 3 थिंग्स. अच्छा, फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स analysis. Failure mode and effect analysis basically क्या है? It is an important technique that is used in to develop ISO 9001 compliant quality system by both evaluating and determining the effects of system and equipment failure. Systems and equipment failure को evaluate करने के बाद how often that the system fails, ठीक है, उसका डाउन टाइम कितना है, किन ऑपरेटिंग कंडीशन में वो सही काम करता है, किन ऑपरेटिंग कंडीशन में वो जो है उसका डाउन पीरियड जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है. एंड ऑल द इक्विपमेंट्स दैट आर एसोसिएटेड, वो इक्विपमेंट किस क्वालिटी का है, ठीक है, आइदर दैट इक्विपमेंट इज़ ओल्ड या नया है, उसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है. तो इन सारी चीज़ों को जांचा जाता है. Failures are classified according to their impact on the project success, personal safety, equipment safety, customer satisfaction and customer safety. जो failures हैं उनको जो है वो classify किया जाता है. जितनी भी ये सारी चीज़ें involved हैं, इन सारों के ऊपर इसका impact क्या होता है, ठीक है. The project overall, the project success, project कितना successful होगा. How well is the personal safety of the staff that is associated, or the people that would be using that product, ठीक है, उससे वो लोग कितना सेफ अपने आप को महसूस करते हैं. इक्विपमेंट सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर किया जाता है. इक्विपमेंट में डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं. जैसे हमने वो रोलर कोस्टर की हमने एग्जांपल ली थी. कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेफ्टी एज वेल, ये सारी चीज़ें जो है वो फेलियर्स को जो है वो क्लासीफाई करती हैं उनके इम्पैक्ट को बताती हैं कि हाउ इम्पैक्टफुल इज़ द अकरेंस ऑफ दैट फेलियर वुड बी, ठीक है. द गोल ऑफ FMEA मीन्स जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस. इसका जो मेन गोल होता है तो बेसिकली पोटेंशियल डिज़ाइन एंड प्रोसेस फेलियर को जो है वो प्रोजेक्ट के अर्लियर फेजेस के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना. क्योंकि हमने देखा था कि प्रोजेक्ट के अर्लियर फेज के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना जो है, इट इज़ क्वाइट इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द करेक्शन दैट इज़ मेड लेटर ऑन इन लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन के बाद आपको फेलियर जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको आप फिर दूर कर रहे हो. सो इट कुड बी वेरी वेरी डिज़ास्टर्स. आपको हो सकता है पूरा अपना डिज़ाइन जो है प्रोजेक्ट का, अपनी प्रोडक्ट का पूरा डिज़ाइन जो है उसको चेंज करना पड़े. सो आइडेंटिफाइंग द फेलियर्स एट अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू करेक्ट एज कम्पेयर टू द लेटर ऑन फेलियर्स. सो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस का जो कि आपको टेक्निक यूज़ होती है ISO 9001 क्वालिटी कंप्लेंट क्वालिटी सिस्टम्स की इवैल्यूएशन के लिए जो ये यूज़ होती है. तो इसका ये काम भी है कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसके अंदर जितनी भी फेलियर्स हैं, क्या उनको अर्लियर स्टेजेस के ऊपर डिटेक्ट किया जाता है, क्या ऐसा मैकेनिज्म इन्फोर्स हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि अर्लियर स्टेजेस के ऊपर ही फेलियर्स को
जो है वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, उस फेलियर किस तरह से वो डील कर रहा है। फेलियर मोड्स डिस्क्राइब हाउ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस कुड फेल टू परफॉर्म द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी एज डिस्क्राइब्ड टू द कस्टमर और एज डिमांडेड बाय द कस्टमर। जो फेलियर मोड है इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, हाउ ऑफन इट फेल्स या हाउ कुड इट फेल्स टू परफॉर्म द डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी। आपका जो कस्टमर है, जो आपसे आपको जो प्रोजेक्ट आपसे डेवलप करवाएगा, प्रोडक्ट डेवलप करवाएगा, सो ही वुड हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ठीक है। फेलियर मोड जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि हाउ ऑफन दैट प्रोडक्ट फेल्स या हाउ लाइकली इज इट के जो कस्टमर्स की नीड है उनको वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इफेक्ट इज एन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कस्टमर माइट एक्सपीरियंस। अच्छा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर सो कॉम्प्लेक्स दैट दे हैव वन टू वन रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, एक होती है कॉज, एक होता है इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट क्या चीज़ है? इफेक्ट इज एन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज दैट द कस्टमर माइट एक्सपीरियंस। जो कस्टमर जो एडवर्स एक्सपीरियंसेस को जो है फेस करता है, इफेक्ट इस चीज़ को डिफाइन करता है। सो इफेक्ट्स एंड कॉज, व्हाट इज़ द कॉज एंड व्हाट आर द इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर भी आ सकती हैं। इसके अलावा ये वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर भी आ सकती हैं, क्योंकि आपके पास एक सिंगल कॉज आ सकता है और उसके मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम का या एक अगर आपका एक छोटा सा मसला आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आ गया, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे यूज़र्स उससे इफेक्ट हो सकते हैं, या बहुत सारे प्रोसेसेस को वो इफ़ेक्ट कर सकता है या डैमेज कर सकता है, उनकी फंक्शनैलिटी या उनकी वर्किंग को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। या बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के भी काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने उसकी एग्जांपल ली थी एक कल के लेक्चर के अंदर के फोर्ड एक व्हीकल है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का टायर लगता था, तो वो टायर जो है वो बर्स्ट कर जाता था। तो ऑल दो जो कि टायर मैन्युफैक्चरर था, उसने कहा था हमारे प्रोडक्ट में कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा जो टायर मैन्युफैक्चरिंग है, हम जो टायर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कर रहे हैं। तो फोर्ड हैड टू रिकॉल इट्स सिस्टम डिज़ाइन, रिकॉल करना पड़ा कि इधर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो व्हीकल है, उसकी डिज़ाइन में कोई फ़र्क है, मे बी देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम इन इट्स सस्पेंशन ऑन और द ओवरऑल डिज़ाइन, ठीक है। तो हो सकता है उनको पूरा का पूरा अपना जो है वो डिज़ाइन प्रोसेस है उसको रिकॉल करना पड़े, ठीक है। सो A combination of causes may lead to one effects or multiple effects. अगर आपके पास इस तरह की there is multiple effects and multiple causes, ठीक है, so you have to go back to the product recall procedure, ठीक है। So use of FMEA helps to prioritize those actions that are necessary to reduce failure with highest relative risk. ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं कि जिसके अंदर जो हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क आते हैं, ठीक है, जो जिस पोटेंशियल फेलियर्स जो कि एसोसिएट हो सकते हैं हाईएस्ट पॉसिबल रिस्क के साथ, ठीक है। तो रिस्क को एनालाइज किया जाता है विद द पोटेंशियल फेलियर्स। तो एक डिफरेंट वेट्स असाइन किए जाते हैं रिस्क को, फेलियर्स को, कॉजेज़ को। सो जो FME है उसका मेन मकसद जो है वो जो रिस्क है, जो रिस्क हाईली रिस्क एसोसिएटेड सिस्टम्स हैं, उनके अंदर जो रिस्क का जो फैक्टर है उसको रिड्यूस करना है। सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शंस टू बी टेकन। डिटरमाइन द सेवेरिटी रेटिंग। सेवेरिटी रेटिंग को जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ सिवियर इज़ द प्रॉब्लम। उसकी अकरेंस रेटिंग को देखा जाता है कि हाउ ऑफन डज दैट फेलियर
और हाउ ऑफन दैट डज दैट माल फंक्शन अकर, उसकी अकरेंस रेटिंग को देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि उसकी क्रिटिकलिटी क्या है, उस स्पेसिफिक प्रोसेस की क्रिटिकलिटी क्या है, उस स्पेसिफिक प्रोसेस की ओवरऑल जो इम्पैक्ट है सिस्टम के ऊपर वो क्या है। डिटेक्शन रेटिंग, हाउ ऑफन डज द ऑर्गेनाइजेशन डिटेक्ट देयर फेलियर्स, ठीक है, उस अर्ली स्टेजेस के ऊपर वो फेलियर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि अनडिटेक्टेड रह गया हो। कैलकुलेट द रिस्क प्रायोरिटी रेटिंग, आप फिर एंड में यू कैलकुलेट योर रिस्क प्रायोरिटी रेटिंग, आप रिस्क को फिर प्रायोरिटाइज करते हो। ओवरऑल रिस्क आप फिर कैलकुलेट करते हो इन तीनों चारों फैक्टर्स से, और फिर आप रिस्क को प्रायोरिटी असाइन करते हो कि इफ़ सपोज इफ़ दैट सिस्टम इज़ क्वाइट क्रिटिकल, और उसके अंदर उसकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा है लेकिन उसकी अकरेंस बहुत कम है। अकरेंस बेशक कम हो, अगर उसकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा होगी तो आप उसको रिस्क प्रायोरिटी में हाईएस्ट उस पर रखोगे, हाईएस्ट लेवल के ऊपर रखोगे। सो ये सपोज एक आपके पास इशू है, एक इशू है, उसकी सिवियरिटी 3 है, सिवियरिटी उसका जो वेट है सिवियरिटी का वो 3 है, उसकी अकरेंस का जो वेट है वो 4 है, क्रिटिकलिटी उसकी 12 है, डिटेक्शन उसकी 9 है, और रिस्क प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो ये 108 लेवल के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास इशू नंबर 2 है, इसकी सिवियरिटी आपकी 9 है, अकरेंस 4 है, डिटेक्शन इसकी 2 है, ठीक है। इट इज़ डिटेक्टेड 2 टाइम्स, ये 2 दफ़ा सिर्फ सिस्टम के अंदर जो है वो डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा है 36 है, लेकिन इसकी आपकी ओवरऑल रिस्क प्रायोरिटी आपने 72 रखी है। इसी तरह दिस इज़ थर्ड इशू, ठीक है, जिसकी ये डिफरेंट वेट्स उसको असाइन किए गए थे, सिवियरिटी, अकरेंस, क्रिटिकलिटी, डिटेक्शन एंड रिस्क प्रायोरिटी के। अच्छा, many organization considers those issues with highest criticality rating as the highest priority issues to address, जिसकी हाईएस्ट क्रिटिकलिटी रेटिंग होती है जिस भी इशू की, ठीक है, उस प्रोसेस को हाईएस्ट जो है वो प्रायोरिटी असाइन की जाती है, उसको एड्रेस करने के लिए हाईएस्ट उस प्रोसेस को जो है वो प्रायोरिटी असाइन की जाती है। सिवियरिटी अकरेंस, जिसकी ज़्यादातर जो अकरेंसेस की सिवियरिटी है वो ज़्यादा हो। अच्छा, दे मे गो टू on address those issues with highest risk priority, severity, occurrences and detection। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जो प्रोसेस नंबर 2 है उसकी जो क्रिटिकलिटी है, क्रिटिकलिटी उसकी आप देखें बाकी सारे प्रोसेसेस से उसकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा है, इसकी क्रिटिकलिटी 36 है, ठीक है। सो ऑल्दो इशू नंबर 2 शोन इन द प्रीवियस टेबल हैज़ द लोएस्ट रिस्क प्रायोरिटी, ओवरऑल जो रिस्क प्रायोरिटी थी उसकी सबसे कम थी, लेकिन उसकी जो क्रिटिकलिटी थी वो हाईएस्ट है। इट मे बी असाइंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट क्रिटिकल रेटिंग। अच्छा, इस ऐसे प्रोसेसेस कि ओवरऑल अगर आप रिस्क प्रायोरिटी को कैलकुलेट करें, ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्क प्रायोरिटी कैलकुलेशन के बाद। सो अगर आप इसको देखें कि इसकी क्रिटिकलिटी, इसकी ओवरऑल क्रिटिकलिटी कितनी है, तो उस क्रिटिकलिटी के बिहाफ के ऊपर आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, रिस्क प्रायोरिटी दे सकते हैं, हाईएस्ट क्रिटिकल रेटिंग दे सकते हैं, बिकॉज ऐसे सिस्टम जो कि हाईली क्रिटिकल हों, ऐसे प्रोसेसेस जो कि हाईली क्रिटिकल हों किसी भी सिस्टम के लिए, सो उनको सॉल्व करना और उनको एड्रेस करना जो है उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट क्रिटिकल सिस्टम्स जो हैं जो कि आपने देखे क्रिटिकल सिस्टम्स बेसिकली होते क्या है, न्यूक्लियर सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं। सो ऐसे सिस्टम जो कि हाईली क्रिटिकल हों, जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, ह्यूमन इंजरी का फैक्टर ज़्यादा हो या पोटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो वहाँ पे, सो ऐसे सिस्टम्स को क्रिटिकल सिस्टम्स कहा जाता है। तो ऐसे सिस्टम को आइडेंटिफाई करके उनके अंदर जो है वो उनको सॉल्व करना जो है वो इट शुड बी द मेन गोल, ठीक है।
सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर का चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। जिस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, ऑल्दो इट इज़ क्वाइट लेंथी चैप्टर, इसको ख़त्म करता है काफ़ी टाइम लगा हमें, लेकिन इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। परफॉर्म द फंक्शंस दैट मीट यूज़र नीड्स एंड हैव अ हाई डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी। तो इथिकल इश्यूज़ क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स कैन हैव डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स अगर प्रॉपरली उनके स्टैंडर्ड्स को ना फॉलो किया जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपना प्रोडक्ट ना डेवलप करें, सो देयर कुड बी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द कस्टमर्स या on the overall their on their overall well-being। so software product liability हमने देखा कि breach of contract क्या होता है, negligence क्या होता है, strict liability, negligence, breach of contract या breach of warranty और misrepresentation। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी हमने देखी। इफेक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी क्या होती है, जो कि आपके मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट लीगल एक्शन, अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के हमने 5 लेवल देखे, जो कि 5th लेवल पे जो कंपनी ऑपरेट करती है इट इज़ ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड, जो कि डिफाइन होता है। जो इनिशियल स्टेजेस पे जो भी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है या अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, वो इनिशियली CMM लेवल 1 पे होती है, ठीक है। अच्छा, although defects in any system can cause serious problem, the consequences of software defects in certain systems can be deadly। जिस तरह हमने ये critical systems को डिस्कस किया। ISO स्टैंडर्ड जो आके आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा, FMEA जो हमें फेलियर मोड आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, उसको हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एवेल्यूएट करती हैं रिलायबिलिटी को और डिटरमाइन करती है कि हाउ इफेक्टिव इज़ द सिस्टम एंड हाउ इफेक्टिव आर द इक्विपमेंट दैट आर एसोसिएटेड विद द सिस्टम। सो